सभी साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारा चल रहा है एपी और जीपी चैप्टर चल रहा था, जिसमें आपका एपी यानी समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि आपका कंप्लीट हो चुका था। आज पढ़ेंगे हम जीपी सीरीज। जीपी सीरीज यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इसे बोला जाता है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी देखिए, जैसे आपसे एपी में पूछा गया था यानी समांतर श्रेणी में एन वा पद बताइए या एन पदों का योगफल बताइए, तो यहाँ भी ऐसे ही पूछा जाता है सेम। तो इसमें सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है। गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी का एनवा पद पद। तो गुणोत्तर श्रेणी के जीपी के एनवे पद का फॉर्मूला होता है ए एन इजिकल टू ए प्लस आर की पावर एन माइनस वन। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। यहाँ ए क्या है? ए प्रथम पद है यानी फर्स्ट टर्म, ए हो गया प्रथम पद, और आर दिया है सार्व अनुपात। सार्व अनुपात यानी कॉमन रेशियो, इसे बोला जाता है कॉमन रेशियो। जैसे कि आपको सीरीज दी होगी कोई भी, A1 A2 A3 A4 ऐसे करके अप टू ये चलता रहेगा। तो जो A1 होगा इसे बोला जाएगा फर्स्ट टर्म, यानी A की वैल्यू तो A1 हो जाएगी। और R कैसे निकालेंगे, यानी सार्व अनुपात कैसे निकाला जाता है? तो देखिए, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देना। जैसे कि सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो यह आ जाएगा सार्व अनुपात। नेक्स्ट पढ़ेंगे दूसरा फॉर्मूला, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। n पदों का योगफल, सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी। नेक्स्ट पूछा जाता है योगफल, तो इसका फॉर्मूला होता है एस एन। योगफल को लिखा जाता है एस एन से। तो इसका फॉर्मूला होता है ए ब्रैकेट में आर की पावर एन माइनस वन डिवाइड में आर माइनस वन। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब आर यानी कॉमन रेशियो सार्व अनुपात की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तब तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। और नहीं तो फिर आर अगर 1 से छोटा हुआ तो आपको सिंपल ये 1 माइनस आर की पावर एन और डिवाइड में 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला यूज करना है। जब आर की पावर 1 से बड़ी हो, जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, और की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये फॉर्मूला। थर्ड इसमें पढ़ा जाता है जीपी यानी समांतर श्रेणी के एन पदों अनंत पदों का योगफल। अनंत पदों का योगफल। नेक्स्ट पूछा जाता है गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योगफल। तो अनंत पदों का योगफल, अनंत पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। ये होता है अनंत पदों का योगफल। तो गुणोत्तर श्रेणी में आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है गुणोत्तर श्रेणी का एनवा पद। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए आर की पावर एन माइनस वन। यहाँ पर ए क्या होगा? प्रथम पद होगा, आर क्या होगा? सार्व अनुपात होगा। और ऐसे करके आपको ए की जो सीरीज दी होगी श्रेणी, उसका पहला जो नंबर होगा वो प्रथम पद हो जाएगा। सार्व अनुपात कैसे निकालना है? सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें सगुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योगफल। तो एन पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है ए ब्रैकेट में आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये कब यूज करना है? जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो, यानी 1 से बड़ी हो, और जब 1 से छोटी हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। नेक्स्ट पढ़ेंगे जीपी के अनंत पदों का योगफल। तो अनंत पदों का योगफल होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ये आपके कभी कभी यूपीएसआई में पूछ लिए जाते हैं और एसएससी वगैरह में तो ये आते ही रहते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए क्वेश्चन में दिया है 3, 6, 12, 24 का 10वां पद क्या होगा। यानी कि आपको ये 2 क्वेश्चन है, एक एक पार्ट करके पूछेगा। 10वां पद क्या होगा?
और ये पूछा है 10 पदों का योगफल क्या होगा, तो दोनों की एक ही में प्रैक्टिस करनी है। देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि ये समांतर श्रेणी है कि गुणोत्तर श्रेणी है, तो पहले आपको श्रेणी चेक करनी है। देखिए अगर समांतर श्रेणी क्या होती है, किन्हीं दो नंबर का अंतर क्या होना चाहिए, सेम। 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, तो एक डिफरेंस 3 आ रहा है, एक डिफरेंस 6 आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब चेक करेंगे गुणोत्तर श्रेणी है कि नहीं। देखिए 3 का 6 में डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, 6 का 12 में डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, 12 का 24 में डिवाइड देंगे तो 2 आएगा। यानी डिवाइड देने पे सेम आ रहा है, तो इनका कॉमन रेशियो सेम है, यानी कि ये कौन सी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है ये। अब देखिए ये हो गया फर्स्ट टर्म 3, यानी कि पहला पद। आर कैसे निकालते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में होता है आर, जिसे क्या बोला जाता है, सार अनुपात। तो मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट नंबर से किसी सेकंड नंबर में डिवाइड दे देना, या इसका इसमें डिवाइड दे देना, या इसका इसमें डिवाइड दे देना, किसी का भी डिवाइड। तो 6 का 3 से डिवाइड करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2। कितने पद हैं, यानी जिसके साथ वहां लगाओ वो एन की वैल्यू हो जाती है, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 10, ये हो गई एन की वैल्यू। अब इसमें एन पदों, एन व पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इजिकल टू ए आर की पावर एन माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। ए की वैल्यू कितनी है 3 मल्टीप्लाई आर, आर की वैल्यू कितनी है 2, और उसकी पावर देखिए एन माइनस 1 है तो 10 माइनस 1 पावर में यानी घात में, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर एन 10 माइनस 1 यानी कितना हो गया 9। अब ये 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 9 को क्या लिखा जा सकता है 512। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, यानी कि इस श्रेणी का 10वां पद क्या हो गया 1536। कैसे करना है आपको, जो फर्स्ट टर्म होगा वो तो ए हो जाएगा, अगर फर्स्ट वाले का सेकंड वाले में डिवाइड कर देते हैं तो वो आर की वैल्यू आ जाती है, यानी कि सार अनुपात कॉमन रेशियो। किसी गुणोत्तर श्रेणी के एन व पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस 1। ए की वैल्यू कितनी थी 3, आर की वैल्यू कितनी है 2, और उसकी पावर एन माइनस 1 है, एन की वैल्यू है 10, तो 10 माइनस 1, तो ये हो गया 3, 10 में से बन गया कितना बचा 9, 3 10 की पावर 2 की पावर 9 को क्या लिखा जा सकता है 512, और 3 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 1536। तो ये हो गया गुण इस श्रेणी का 10वां पद। इसमें पूछा है आगे कि 10 पदों का योगफल भी बताओ। तो देखिए योगफल, अब यहाँ पे योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इजिकल टू ए आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइड में आर माइनस 1। ये कब लगाना है आपको, जब आर की वैल्यू किससे हो 1 से बड़ी हो। अब आर की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी आई थी 2, तो ये 1 से बड़ी है ना, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। अब ए क्या है प्रथम पद, जो कि आपको कितना आया था 3, तो ए की वैल्यू हो गई 3। आर, आर की वैल्यू कितनी आई थी देखिए यहाँ पे 2 आई थी, तो 2, और कितने पदों का योगफल है 10 पदों का योग, ये माइनस 1 डिवाइड में हो जाएगा 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 3। 2 की पावर 10 को क्या लिखा जा सकता है 1024, और माइनस में 1, और डिवाइड में कितना बचेगा 1, ये हो जाएगा 3। देखिए 1024 में से माइनस करेंगे तो 1023 बचेगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के 9, 3 का 2 से करेंगे 6, 0 से करेंगे 0, और 3 1 जा 3। ये हो गया गुणोत्तर श्रेणी के 10 पदों का योगफल। तो आपसे कभी भी एन व पद यानी कोई पद पूछा हो तो आपको ऐसे करना है, और योगफल पूछा हो तो आपको ऐसे करना है। आर निकालने का क्या तरीका था, फर्स्ट वाले से सेकंड वाले में डिवाइड कर देना है बस। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी 2017 में पूछा है 16,8,4,2,1,1/2 ऐसे ही करके इनफाइनाइट, इसे बोला जाता है ये अनंत तक है, यानी ये जो श्रेणी है अनंत तक जा रही है। अनंत पदों का योगफल क्या होगा, क्वेश्चन में ये पूछा गया है इस श्रेणी के अनंत पदों का योगफल क्या होगा। तो देखिए इस श्रेणी का जो पहला नंबर है उसे बोला जाता है प्रथम पद,
अभी हमें ये पहले सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि ये समांतर श्रेणी की गुणोत्तर श्रेणी है। तो देखिए समांतर श्रेणी के लिए क्या करते हैं, सेकंड वाले नंबर में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, फिर आगे ऐसे ही करते जाते हैं। देखिए 8 में से 16 जाएगा तो -8 बचेगा, 4 में से 8 जाएगा तो -4 बचेगा। एक जगह आ रहा है -8 और एक जगह आ रहा है -4, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब चेक करेंगे गुणोत्तर श्रेणी है, तो गुणोत्तर श्रेणी के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट वाले नंबर से सेकंड वाले में डिवाइड कर देते हैं। तो 8 से 16 में डिवाइड करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। अब आगे और चेक कर लेते हैं। देखिए 8 से अगर 4 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4/8, तो भी 1/2 आएगा, यानी कि इनका सार अनुपात सेम आ रहा है। तो ये कौन सी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी। अब पूछा है अनंत पदों का योगफल, तो अनंत पदों के योगफल का फॉर्मूला होता है a/1 - r, ये फॉर्मूला होता है अनंत पदों के योगफल का। अब देखिए a की वैल्यू कितनी है, 16, तो a की वैल्यू हो गई 16, 1 - 1/2, ये हो गया 16। देखिए 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, हाफ, और 2 चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, 16 2 जा 32, यानी कि इस श्रेणी के अनंत पदों का योगफल कितना हो जाएगा, 32। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3। सिर्फ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसमें बहुत ही इजी से इजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी, जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी का 7वां पद चौथे पद का 8 गुना है। देखिए गुणोत्तर श्रेणी में पद का फॉर्मूला क्या तो होता है, an = a r⁻n−1। अभी ये पढ़ा था, ये पद का फॉर्मूला है। अब बोला गया 7वां पद, अब 7वें पद को लिखेंगे a7, चौथे पद का 8 गुना है, इक्वल लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, यहाँ बोला गया है तो ये 7वां पद है, फोर्थ टर्म यानी चौथे पद का 8 गुना है, यानी ये 8 गुना है। इसको अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो क्या करना है, 7वां पद 8, चौथे पद का 8 गुना है ना, तो उसी चौथे पद में 8 से मल्टीप्लाई कर देना। जिससे गुना कहे या जिससे अधिक कहे, जिससे कम कहे, उसी में ही गुना गुना कहे तो उसी में ही मल्टीप्लाई करना है, उससे कम कहता है तो उसी में ही कम करना है, और उससे अधिक कहता है तो उसी में ही प्लस करना है। आया समझ में, यानी कि 7वें पद में कुछ नहीं करना है, जो चौथा पद था उसी में मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये दोनों पद हो गए बराबर। a7 को क्या लिखा जा सकता है, देखिए r की वैल्यू 7 हो गई, तो a r⁻7 - 1 यानी कि a r हो गया 6, ये हो गया 8, a यहाँ पर 4 है तो r कितना हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे 4 - 1 r कितनी हो गई 3। a से a कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ r 3 है, यहाँ r 6 है, तो इधर इधर कितने में r बचेंगे, r 3 बचेगा, और यहाँ पर 8 बचेगा, 8। इसका घनमूल निकालेंगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, क्योंकि 8 किसका घनमूल है, 2 का, तो यहाँ 3 और 8। फिर पूछा गया है तो प्रथम पद क्या होगा, यदि 5वां पद 48 है, ये बोला गया है अगर 5वां पद 48 है तो प्रथम पद क्या होगा। 5वें पद को क्या लिखा जा सकता है, देखो a r⁵ तो 5 - 1 यानी 4 हो गया, तो ये हो गया a r⁴, ये हो गया 48। a की वैल्यू पूछी है, r की वैल्यू कितनी आ गई थी 2, और 2 की पावर ये हो गया 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो ये हो गया 16a = 48। 16 से कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 3, तो a का आंसर कितना हो गया, यानी प्रथम पद कितना हो गया 3। तो क्वेश्चन कभी भी ऐसा आता है, देखिए क्वेश्चन में बोला था 7वां पद चौथे पद का 8 गुना है, तो पहले तो पद का ये फॉर्मूला होता है गुणोत्तर श्रेणी का, an = a r⁻n−1, ये फॉर्मूला होता है। अब 7वां पद यानी a7, चौथा पद यानी a4। 7वां पद चौथे पद से 8 गुना है, तो चौथे पद में ही 8 का मल्टीप्लाई करना है आपको। अब ये दोनों हो गए बराबर। a7 को लिखा जा सकता है ar⁶, क्यों, क्योंकि यहाँ 7 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, ये हो गया 8। a4 को लिखा जा सकता है ar⁵, तो यहाँ 4 - 1 करेंगे तो r की पावर कितनी 3। अब देखिए यहाँ r 3 है, यहाँ r 6 है, तो कितनी पावर कैंसिल हो गई 3, यहाँ बची r 3, a से a कैंसिल, ये हो गया r 3 = 8।
इसका क्यू रूट निकालेंगे तो कितना आर की वैल्यू हो गई 2। फिर आगे क्वेश्चन में बोला था पांचवा पद 48 है, तो पहला पद बताओ। पांचवें पद का मतलब ये हुआ ए आर की पावर 4। आर की वैल्यू पुट कर दी तो 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 होता है 16 और 16 से डिवाइड कर दिया तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। देखिए साथी नेक्स्ट क्वेश्चन है 3927 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, यानी ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा। तो ज्योमेट्रिकल मीन के लिए आपको देखिए इन क्वेश्चनों को कैसे करना है, यहाँ पर कितने टर्म दिए, जितने टर्म दिए हो आपको ज्योमेट्रिकल मीन के लिए यानी गुणोत्तर माध्य के लिए, सपोज आपको A1 A2 A3 ऐसे ही करके n तक कोई भी श्रेणी दी है, तो जितनी श्रेणी है उसकी पावर सिर्फ 1/n कर देना है, यानी उन नंबर का मल्टीप्लाई करके क्या कर लेना है 1/n। कैसे करना है आपको, जैसे कि 3927 इनका गुणोत्तर माध्य निकालना है, तो 3 × 9 × 27 कितने पद है ये, कितने 1 2 3, तो इसकी पावर लिखेंगे 1/3। अब इसे देखिए ये हो गया 3 की पावर 1, 9 को क्या लिखा जा सकता है 3 की पावर 2, और 27 को क्या लिखा जा सकता है 3 की पावर 3, इसकी पावर 1/3। अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज हो गई, देखिए मल्टीप्लाई में अगर इसे बोला जाता है 3 को आधार, आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगी, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, देखिए 1 + 2 3, 3 और 3 कितना हो गया 6, और उसकी होल पावर कितना है 1/3। 3 से ये कैंसिल कर देंगे तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 2, और 3 की पावर 2 कितना होता है 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए। यानी कि आपको गुणोत्तर माध्य निकालना हो तो जितने भी पद दिए हैं उनका मल्टी चेक करना हो कि कौन सा गुणोत्तर माध्य, तो क्या करना है उनका ही मल्टीप्लाई करके जितने भी पद हैं उसकी पावर उतना ही लगा देना 1/n। जैसे कि ये दिया 2 4 8 16 32 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, यानी इस श्रेणी में आपको चेक करना है गुणोत्तर माध्य क्या होगा। तो गुणोत्तर माध्य के लिए क्या करेंगे, जितने भी पद हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 × 4 × 8 × 16 × 32, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। अब इसकी पावर देखिए कितने पद हैं 1 2 3 4 5, तो इसकी होल पावर लगा देनी है 1/5। अब देखिए ये हो गया 2 की पावर 1, 4 को क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 2, 8 को क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 3, 16 को 2 की पावर 4, और 32 को 2 की पावर 5। ये हो गया 1/5। अब गुणा में अगर आधार समान होता है तो घात क्या हो जाती है जुड़ जाती है, तो ये हो गया 2 की पावर 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, और ये कितना हो गया 15, तो 2 की पावर 15 और उसकी होल पावर क्या है 1/5। देखिए 15 5 से 15 को कैंसिल करेंगे तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। तो ये गुणोत्तर माध्य चेक करने के लिए था। एक और गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला होता है उसे अभी पढ़ेंगे। तो ये कभी भी श्रेणी आती है आपको गुणोत्तर माध्य चेक करना है, तो देखिए ज्यादातर जो मिड वैल्यू होंगी बीच वाली वैल्यू वही गुणोत्तर माध्य होता है। तो कभी भी क्वेश्चन आता है ये सिर्फ समझाने के लिए था, आपको समझ में आना चाहिए। आया आप सभी के समझ में। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, इसे बस समझने की जरूरत है। क्वेश्चन में बोला है एक वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ये बोला गया एक वर्ग है, इस तरह से वर्ग है और इसकी जो भुजा है वो 16 है, ये भुजा 16, और वर्ग क्या होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या हो इक्वल हो उसे बोला जाता है वर्ग। और इस वर्ग के मध्य बिंदु यानी इसके मध्य बिंदु ये होते हैं मध्य बिंदु, मध्य बिंदुओं को मिलाकर अनंत वर्ग बनाए गए, यानी इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर अनंत वर्ग बनाए गए। एक ए बन गया वर्ग, देखिए एक ए वर्ग हो गया। फिर ऐसे ही करके फिर इसके मध्य बिंदु मिलाए जाएंगे, इसके मध्य बिंदु मिलाए जाएंगे, फिर ऐसे ही करके इनके मध्य बिंदु मिलाए, ऐसे ही मध्य बिंदु मिलाते मिलाते कितने वर्ग बन जाएंगे अनंत वर्ग। इस तरह से अनंत वर्ग बनाने,
वर्ग बनते ही चले जाएंगे कहाँ तक, अनंत तक, यानी इनफाइनाइट। तो सभी वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे यूज हुआ है अनंत। अनंत का मतलब ये क्या है, समान कौन सी श्रेणी हो गई, गुणोत्तर श्रेणी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है एक वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिलाकर अनंत वर्ग बनाए, तो वहां आपको याद रखना है ये गुणोत्तर श्रेणी बनाता है। देखिए पहला जो वर्ग था यानी स्क्वायर, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, जो भी भुजा दी हो उस साइड का स्क्वायर। यानी पहली भुजा तो आ गई 256। अब इसकी दूसरी भुजा कैसे निकालेंगे, देखिए ये इसका मध्य बिंदु है, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, 8, हाफ हो जाएगा इसका। और ये भुजा देखिए ये भी कितनी हो जाएगी, 8, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु क्या है, पूरी भुजा की लेंथ कितनी है, 16, तो आधी कितनी हो जाएगी, 8। ये हो गया 8 और 8, तो ये कितना हो जाएगा, 8√2। यहाँ पर लग जाएगा क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये दूसरा वर्ग बन रहा है। दूसरा वर्ग क्या आ गई, भुजा। तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 8√2 है, उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये 64 और कितना 128। ये हो गई दूसरे वर्ग की भुजा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है पहले वर्ग की भुजा आपको दी होगी तो उसका स्क्वायर करें 256 निकाल लेंगे। फिर दूसरे वर्ग की भुजा कैसे निकालेंगे, सिर्फ दो ही वर्ग की भुजा निकालनी है आपको। कैसे, इसकी भुजा दी थी 16, इसका आधा हो गया कितना 8, इसका आधा हो गया 8। अब देखिए ये आधार हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। आधार और लंब का वर्ग करेंगे 64 64, तो ये कितना आ गया 8√2, यानी कर्ण कितना आ गया 8√2। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लिखिए। तो पहले का क्षेत्रफल आया 256, दूसरे का क्षेत्रफल आया 128, ऐसे ही करके ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। तो पूछा है तो सभी वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इनके सभी वर्गों का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये हो गया, ये बन गई गुणोत्तर श्रेणी। तो पहला पद कितना हो गया गुणोत्तर श्रेणी का, 256। गुणोत्तर श्रेणी में आर निकाला जाता है, आर कैसे निकालेंगे, दूसरे वाले में पहले वाले से डिवाइड कर देंगे, तो इसका इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 1/2। अब गुणोत्तर श्रेणी में योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, इन सभी अनंत तक जितने भी वर्ग जा रहे हैं उन सभी का योगफल निकालेंगे, यानी उसके एरिया को प्लस कर लेंगे, तभी तो सभी वर्गों का क्षेत्रफल आएगा। तो गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योगफल होता है a/2, a/1 - r। a की वैल्यू कितनी है 256, ये 1 - 1/2। देखिए 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1/2, यानी हाफ। इसको ऊपर ले जाएंगे, से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512, यानी कि इन सभी वर्गों का योगफल कितना होगा 512। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार ये समझ में आना चाहिए। बड़ा वर्ग दिया था उसकी भुजा थी 16, यानी कि बड़े वाले स्क्वायर की साइड कितनी थी 16, तो आपको बड़े वाले का एरिया निकालना है साइड का स्क्वायर करके। फिर छोटे वाले की साइड इसके अंदर मध्य बिंदुओं से मिला के जो बना है उसकी भुजा कैसे आएगी, ये कंप्लीट भुजा 16 थी, इसका आधा कर दिया तो ये हो गई 8 क्योंकि मध्य बिंदु है, और ये आधा कर दिया तो ये भी 8। ये बन गया त्रिभुज, और त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 64 + 64 128, और ये कितना हो गया 8√2। यानी इस वर्ग की भुजा कितनी आ गई, ये वाला वर्ग है 8√2। तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया इसका स्क्वायर करके। अब यहाँ पर हमेशा गुणोत्तर श्रेणी बनती है। पहला हो गया 256, दूसरा हो गया 128, बस दो ही पद निकाल लीजिए बहुत है। तो ये हो गया प्रथम पद। आर कैसे निकालते हैं, फर्स्ट वाले से सेकंड वाले में डिवाइड कर देते हैं, तो ये 1/2। और अनंत पदों का योगफल क्या होता है, a/1 - r। तो ये होगा 256 1 - 1/2। आंसर कितना आ गया 512। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ज्यादातर एग्जाम में आता रहता है।